So this is our part fourth, accounting principles. In the previous slides, till part number 3, we have covered revenue recognition concept. Now we are moving to next, that is matching concept. According to this concept, in determining the net profit from business operations, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. It means मैचिंग कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, जितनी भी कॉस्ट हमने रिवेन्यू को अर्न करने के लिए लगाई है उसको मैच करते हैं हम. अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज कि कितना रिवेन्यू कितनी इनकम होगी, देन कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज. इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमने रिवेन्यू को जनरेट करना है, रिवेन्यू मतलब हमारी इनकम, उस इनकम को अर्न करने के लिए हमने कॉस्ट कितनी लगाई, तभी तो हमारी कोई किसी चीज को अगर हमें कॉस्ट कोई भी रिवेन्यू कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है तो उसके लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी हम उसको मैच करते हैं. अगर हमारी कॉस्ट रिवेन्यू से ज्यादा है इट मीन्स वो हमारे लिए ठीक नहीं है. बट इफ द कॉस्ट इज मैचिंग विद द revenue, that means that transaction is good for business. So these are the points to be considered while matching cost with revenue. On the basis of this principle, outstanding expenses though not paid in cash are shown in profit and loss account. It means जो outstanding expenses like जो अभी हमने expenses पे करने हैं अभी किए नहीं है, चाहे वो कैश में पे नहीं किए लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं ताकि हम अपने एक्सपेंस दिखाएंगे तभी हम एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रीमियम जो हम नेक्स्ट ईयर का पे करते हैं बाय द नेम हम प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड प्रीमियम के हिसाब नाम से उसको डिनोट करते हैं. सो बेसिकली जो हम प्रीपेड पे करते हैं दैट इज योर एसेट, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड दैट विल बी शोन इन बैलेंस शीट and the rest is treated as an expense during the current year. जो current year का है वो as it is P&L में आप expense दिखाते हो जिसमें आप जर्नल का रूल करते हो फॉलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बट जो प्रीपेड है जो नेक्स्ट ईयर का आप एडवांस में पे कर चुके हो वो एज एन एसेट माना जाता है और बैलेंस शीट में आप उसको शो करते हो. क्लोजिंग स्टॉक इज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक. जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक लेके चलते हैं हम. Income receivable must be added in revenues and income received in advance must be deducted from revenues. इसका मतलब जो हमने रिसीव करनी है उस पर्टिकुलर ईयर में, रिसीवेबल मीन्स जो रिसीव करनी है अभी हुई नहीं है रिसीव तो वो हम ऐड करेंगे. और ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव होगी, इस ईयर का हमारा पार्ट नहीं था बट एडवांस हम रिसीव कर चुके हैं, दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे रिवेन्यूज में से. नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट that requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the personal bias of either management or the accountant who prepares the account. तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव मैनर में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो पर्सनल बायस से रिलेटेड नहीं होगा. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स. तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे बायसनेस क्यों नहीं होगी, चाहे वो बायसनेस किसी मैनेजर की बात करें, चाहे वो बायसनेस उस अकाउंटेंट की बात करें या किसी की भी बात करें, द पर्सन हु इज मेकिंग द अकाउंट्स. तो कोई फेवरेटिज्म कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी क्योंकि उसके साथ आपके मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स, पे इन स्लिप्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट्स लगे होंगे. And the third one is objectivity is the main reason for adopting the historical cost as the basis of recording accounting transactions, verifying the transaction. तो basically objectivity एक और reason है कि हम historical cost को अपना base मानते हैं और past record को बेस मान के चलते हैं ताकि हम ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सके और उसमें कोई भी बायसनेस ना हो. Next comes the different conventions. First convention is full disclosure. Name से ही specify हो रहा है कि जो भी information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. It means ऐसी information, relevant information जिसका
जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, लाइक प्रोप्राइटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और भी कोई भी लोग हैं जिससे जिस इंफॉर्मेशन के मिलने और ना मिलने से उनको इफेक्ट होता हो, तो वो फुल डिस्क्लोजर उस इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है. Various items or facts which do not find place in accounting statements are shown in the balance sheet by way of footnotes. बट इसकी एक्सेप्शन है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में हम इसको शो नहीं करते, तो हम उसको कहाँ पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं बाय वे ऑफ फुटनोट, जिसमें एग्जांपल है कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसको हम बाय वे ऑफ फुटनोट बिल्कुल बैलेंस शीट के नीचे हम उसको नेम लिख देते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है. इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो कंटिन्यू ये आपका विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, हम उसको बाय वे ऑफ फुटनोट बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं. So this is convention of full disclosure. Next is convention of materiality. This is an exception to the convention of full disclosure. According to this convention, items having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. ऐसी items जिसका कोई effect ही नहीं है, irrelevant है, पता है नहीं पता, उसका कोई effect नहीं होगा यूजर को, कोई ट्रांजेक्शन में उसको लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है उस इंफॉर्मेशन के पता होने से, तो वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. दैट इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, materiality is an item that should be regarded as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed investors. इसका मतलब अगर उस चीज की पर्सन को नॉलेज होती है, किसी भी यूजर को, क्रेडिटर को, इन्वेस्टर्स को, तो वो उसके डिसीजन पे इफेक्ट होता. किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर उसके डिसीजन पे इफेक्ट होता है तो दैट इज अ मटीरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर उसका इफेक्ट नहीं होता तो उसको हम इनसिग्निफिकेंट मान के हम उसको नहीं भी दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे तो चलेगा. नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. दैट इज according to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gain should be ignored. See, these are the key points. सिर्फ सुनो अपने माइंड में और इसको की पॉइंट्स की तरह अपना पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. तो जो एंटिसिपेटेड लॉसेस, जिन लॉसेस के होने के चांसेस हैं, वो तो आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन अनरियलाइज्ड गेन्स जिसका आपको पता ही नहीं है, दैट शुड बी इग्नोर्ड. Provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty. हमें अगर हमें पता है कि हमारा पैसा डूब सकता है या कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, तो हमें उसके लिए हमेशा प्रोविजन बना के रखना चाहिए, चाहे हमें उसका अमाउंट ना पता हो, लेकिन एक एस्टिमेटेड अमाउंट से प्रोविजन बना के रखना चाहिए. And when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profit or capital should be adopted. जब अलग अलग alternatives आपके पास अवेलेबल हो, तो ऐसा alternative जिसका least effect हो profits पे, वो आपको adopt करना चाहिए. So these are the examples of application of principle of conservatism. First is closing stock अगर valued at cost price पे, और realizable value whichever is less, वो हम देखेंगे. Provision for doubtful debts हम anticipate करते हैं, estimate लगाते हैं for actual bad debts. Joint life insurance policy shown होती है only at surrender value. These are the examples जो आप as it is points mention कर दोगे पेपर में, तो you will get a good marks. Next, these are the effect of convention of conservatism. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हमारे पास इसका कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन हम यूज करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा लोअर प्रॉफिट डिस्क्लोज करेगा इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट. बैलेंस शीट जो है दैट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स. इट मींस एसेट्स कम दिखाएगी और लायबिलिटीज ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वैल्यूज. The above effects will result in creation of secret reserves, which is in direct conflict with the convention of full disclosure. So this is last, the accounting difference between the accounting concepts and conventions. First is accounting concepts के legal acceptance है, but conventions are generally a guidelines.
ठीक है, कस्टम के बेसिस पे, यूसेज के बेसिस पे और जनरल एग्रीमेंट के बेसिस पे। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक assumptions जिस पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाती है, अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होती है दैट इज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इनका अकाउंटिंग कंसेप्ट का एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, दैट इज फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। देयर आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट। पर्सनल जजमेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्रूशियल रोल प्ले करती है, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट में कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होती। यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट होती है, बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो वी आर हैविंग दिस 5 पॉइंट्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के बीच में डिफरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So thank you. Stay tuned for the next chapter. Soon we will share notes for the next chapter also. For more details, you can just give me a message or call on the number 0989627940. Thank you.